बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक कैंसर सर्जन और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में। जैसे कि हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी का क्या रोल होता है, कितना % इशू है जो कि अफेक्ट कर रहा होता है इनफर्टिलिटी को, और इसके अलावा इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसमें क्या टेस्ट होते हैं, जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो क्या टेस्ट होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जी क्या ये मेन फैक्टर इनफर्टिलिटी की वजह से जो कपल है वो इनफर्टाइल है। और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली अदर इन्वेस्टिगेशंस के अलावा जो कि ब्लड टेस्ट और जो भी टेस्ट होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन सीमेन एनालिसिस है। मगर एक रिपोर्ट, अगर आपकी एक रिपोर्ट आपने करवाई और उसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये डेफिनेट रिपोर्ट है। बहुत दफ़ा स्ट्रेस की वजह से प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ सीमेन हमें नहीं मिलता या प्रॉपर सीमेन एनालिसिस नहीं होता। हो सकता है कोई माइल्ड सा इन्फेक्शन हो मेल को, इसकी वजह से उसके पैरामीटर्स डिस्टर्ब आ रहे हों। तो यूजुअली हम पेशेंट को 2 to 3 मंथ की एक ट्रीटमेंट देते हैं। 2 से 3 माह मरीज से कहते हैं कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट आप लें, और उसके बाद हम उसकी सीमेन एनालिसिस को रिपीट करते हैं। सो अब बात आई कि जी ट्रीटमेंट क्या होती है। जहाँ तक मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी का ताल्लुक है, अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है और हमें लगता है कि उस हार्म जैसे प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ हो, थायराइड डिसऑर्डर्स हो, इन किसी भी वजूहात में मेडिकल ट्रीटमेंट का बड़ा अच्छा रोल है और हम मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो यूजुअली 2 to 3 मंथ में उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। फिर आ गया डायबिटिक पेशेंट। डेफिनेटली डायबिटिक न्यूरोपैथी, मैंने आपसे कहा बेसिकली सीमेन क्वांटिटी की जगह इंपॉर्टेंट ज़्यादा कर रही होती है उसमें, फिर और लॉन्ग टर्म न्यूरोपैथी हो रही होती है पेशेंट को। अगर उसकी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं तो वो आपका जो इशू है वो भी सेटल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम के हार्मोन्स या जो ब्लड के टेस्ट हैं, जो खून में जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हैं, और जो वजूहात होती हैं इसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं। फिर हमें ये देखना होता है कि क्या फीमेल पार्टनर बिल्कुल नॉर्मल है, और इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है। जितना लंबा ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी होगा उतना ही थोड़ी सी एग्रेसिव ट्रीटमेंट करवाई जाती है। अगर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी माइल्ड डिग्री की है तो यूजुअली हम कपल को ट्रीटमेंट देते हैं, और फीमेल पार्टनर बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर भी हम कपल को ट्रीटमेंट देंगे अगर वो 1 से 2 साल तक रह रहे हो, उनका बच्चा ना ठहरे इसको, और हमने उनको ट्रीटमेंट देनी है ताकि वो वाइफ को हम मेडिसिन देते हैं, हस्बैंड उसके साथ अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहा होता है, और इसके अलावा हमने नेचुरल साइकिल पे भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। बट यूजुअली जो मेल फैक्टर माइल्ड इनफर्टिलिटी होती है, अगर उसका ड्यूरेशन लंबा हो गया, 2 से ज़्यादा साल हैं, 3-4 साल हो गए, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई है, परसिस्टेंट मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है जो कि थोड़े से प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है, जिसको हम मॉडरेट टू सीवियर कहते हैं, उसमें हम IUI भी कर सकते हैं। IUI IVF से थोड़ी सी लोअर स्टेज होती है, जिसको लेमन में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इट्स एग्जैक्टली नॉट लाइक दिस, बट सॉर्ट ऑफ इसी की फैमिली का है। इसमें हम एक प्रोसीजर करते हैं, पेशेंट को कुछ मेडिसिन देते हैं, और उसके बाद जब उनके अच्छे अंडे या फॉलिकल्स हमें मिल जाते हैं तो हम डायरेक्टली मेल के बेस्ट सीमेन कलेक्शन जो है वो इंसर्ट करते हैं फीमेल के अंदर। ये एक आउट पेशेंट प्रोसीजर होता है, और इसमें चांसेस ऑफ कंसेप्शन नॉर्मल नेचुरल साइकिल के मुकाबले में बेहतर होते हैं। मगर अगर कोई कपल है जिसको हमें लगता है मॉडरेट टू सीवियर एबनॉर्मलिटी है उसके सीमेन एनालिसिस की, और इवन आपने ट्रीटमेंट की, 3 महीने तक आप इलाज करते रहे और उसके बावजूद भी वही आपको आया, तो बेहतर होता है कि हम उसमें मोर एग्रेसिव ट्रीटमेंट में जाएं, जो हो सकता है कि IVF भी हो या ICSI हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी टियोलॉजी क्या है, आपका जो सैंपल कलेक्ट हुआ है इसमें क्या पैरामीटर हैं कि उसके अमाउंट कम है, कि वो उनका शक्ल अच्छी नहीं है जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, स्ट्रक्चर सही नहीं है, या फिर उनकी मोर्टेलिटी यानी कि जो अच्छे वाले तेज जरासीम है वो बहुत कम है और परसिस्टेंट वो कम आ रहे हैं, या फिर वो बहुत ही कम है जिसमें या एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि वो कॉज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट होती है। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में सर्जिकल ट्रीटमेंट का रोल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और डिफरेंट स्टडीज़ ने हमें बताया कि अगर फ़र्ज़ करें कि जी ब्लॉक है किसी लेवल पे और वो क्रॉनिक बहुत पुराना ब्लॉक है, तो बेहतर है कि सर्जरी से बेहतर होता है कि हम उसको वहाँ से उस स्पर्म को रिट्राइव करें किसी और तरीके से, और हम IVF पे जाएँ, उसकी सक्सेस ज़्यादा अच्छी होती है। सो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी का फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में, यानी कि औरतों में जब इनफर्टाइल होती हैं, उनकी कॉजेज़ बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज़ ओवुलेशन है, मतलब अंडे सही नहीं बन रहे होते। इसके अलावा भी डिफरेंट कॉज है, मगर मेन इंपॉर्टेंट कॉज अच्छी बात यह है कि उसकी ट्रीटमेंट मेडिसिन से है।
मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में मैंने आपको बताया कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई मेडिसिन की वजह से है या कोई क्रॉनिक इलनेस है, अगर हम उसको ट्रीट कर जाएँ तो डेट्स ओके। अदरवाइज़ तो हमें डिफरेंट इन्वेजिव प्रोसीजर पे जाना पड़ेगा, जिसमें से माइल्ड सबसे छोटा जो है वो IUI है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है और ये आउट पेशेंट या के OPD में भी हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरे प्रोसीजर हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी पैरामीटर्स क्या हैं। पर फिर इम्पॉर्टेंटली बात यह है कि कितना जल्दी आप ट्रीटमेंट में के लिए जाते हैं। हर कपल जो साथ रहता हो और जो 1 साल, ये मिनिमम भी 2 साल तक वो कंसीव नहीं कर सक रहा हो, उनको चाहिए कि इमीडिएटली अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बिकॉज़ ये जितना डिले होगा उतना ही हो सकता है जो बीमारी की वजह से ये हो रहा हो वो प्रोलॉन्ग हो, वो क्रॉनिक हो और फिर ये इसका जो रिवर्ट होना वो मुश्किल हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा इसमें मोबाइल नंबर है, आपने मुझसे कंसल्टेंसी लेनी है मुझे कॉल करें और मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।